एक व्यक्ति जिसकी शादी को लगभग 20 साल का वक्त बीत चुका था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था कि उस व्यक्ति की पत्नी लापता हो चुकी थी। वो कहाँ गई थी किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब वो 2 से 3 दिनों तक घर वापस नहीं आती और सब उसकी खोजबीन शुरू करते हैं और आखिरकार जो पुलिस होती है उसके घर तक पहुंचती है, उसके पति से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी पत्नी गई कहाँ है। तो जो पति होता है वो पुलिस को अपने बाथरूम में लेकर जाता है। बोलता है मेरी पत्नी पहले यहाँ आई थी। उसके बाद वो पुलिस को किचन में लेकर जाता है और बोलता है कि बाथरूम के बाद मेरी पत्नी सीधे किचन में आई थी और किचन के बाद से बाहर चली गई। अब वो मुझे नहीं पता कि कहाँ चली गई है, मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं पता। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस यही सोच रही थी कि शायद इसकी पत्नी 2-3 दिनों से लापता है और इसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है और इसलिए ये अजीब बातें कर रहा है। लेकिन बात कुछ और थी। लेकिन जब इसका खुलासा सामने आता है, हालांकि इस केस में ऐसा सामने जो सच्चाई आती है कि उस आरोपी के खुद बयां करने के बावजूद पुलिस उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर पाती है और इसकी वजह से इस केस का जो आरोपी है वो शायद बहुत ही कम सजा में बाहर आ जाए। क्या है ये सच्ची कहानी? क्या है ये इस कहानी की असलियत कि कोई इंसान अपने रिश्ते में क्या कुछ कर सकता? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ ये है तेलंगाना प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के मीरगेट थाना क्षेत्र की। और इसी मीरगेट थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है वेंकटेश्वर कॉलोनी। बात है 16 जनवरी 2025 की। यहाँ पर एक्चुअली एक महिला जो रहती थी जिसका नाम टी वेंकटा माधवी था, वो 16 तारीख को अपनी माँ से बात करती है जिसकी माँ का होता है शुभम्मा। 16 जनवरी 2025 को अपनी माँ से बात करती है। दोनों माँ बेटियां बात करती हैं। सब कुछ ठीक था, जैसे नॉर्मल रोज बात होती थी। बात होने के बाद मोबाइल रख दिया जाता है। सब कुछ ठीक ठाक था। माँ को किसी तरीके का कुछ अंदेशा ही नहीं था। लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त बीतता है कि माँ अपनी बेटी को वापस कॉल करती है और जब कॉल करती है तो बेटी का नंबर स्विच ऑफ आता है। अब माँ उसको लाइटली लेती है कि शायद बैटरी डिस्चार्ज होगी या उसने चार्ज पे नहीं लगाया होगा, ध्यान नहीं गया होगा, इस वजह से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। वो वक्त भी निकल जाता है। लेकिन फिर 2 से ढाई घंटे बाद माँ वापस कॉल करती है, लेकिन तब भी बेटी का नंबर स्विच ऑफ था। अब माँ को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी दिन में 4 से 5 बार बेटी हमसे बात करती थी और आज ना तो उसने फोन लगाया और मैं लगा रही हूँ तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो जाकर अपने पति से कहती है कि बेटी का फोन नहीं लग रहा। तो पति कहते भी त्योहारों का समय चल रहा है, तुम भी बेटी को बार बार फोन करके परेशान करती हो सकता है कहीं रिश्तेदारों में घूमने फिरने गए हो इसलिए नहीं लग रहा हो। और इस तरीके से 16 जनवरी का पूरा दिन निकल जाता है और पूरी रात निकल जाती है। अब जैसे 17 की सुबह होती है, माँ फिर से अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन अब भी बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ था। अब माँ को थोड़ी चिंता होनी शुरू होती है। वो तुरंत ही दामाद को अपने फोन लगाती है और कहती है कि बेटी कहाँ है, उसका फोन नहीं लग रहा है। अब दामाद कहता है कि वो मुझसे झगड़ा करके बाहर चली गई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है और शायद इसीलिए उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है। माँ को कुछ बात समझ में नहीं आती, हजम से नहीं होती, क्योंकि माँ का कहना था कि वो पति पत्नी में भले ही कितना झगड़ा क्यों न हो, लेकिन अपने माँ बाप से मेरी बेटी कभी गुस्सा हो ही नहीं सकती थी और वो अपनी छोटी से बड़ी हर परेशानी हमसे बताती थी। कोई झगड़ा भी होता था तो भी वो हमसे शेयर करती थी। इस तरीके से वो 2-3 घंटे वेट करती है और फिर से फोन ट्राई करती है, तब भी फोन स्विच ऑफ था और फिर दामाद को फोन लगाती है कि बेटी का कुछ पता चला क्या। दामाद कहता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और इस तरीके से जब बात वहां पूरी निकल जाती है तब वो फिर से अपने पति से कहती है कि मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही है, आपके कहने से मैंने 16 और 17 तारीख का पूरा दिन निकला जा रहा है, लेकिन आप हैं सुन ही नहीं रहे हैं। पिता कहता है आज की रात और देख लेते हैं, शायद आ जाए, नहीं तो फिर कल चलते हैं। और इस तरीके से 16 और 17 जनवरी निकल जाता है।
अब आती है 18 जनवरी। 18 जनवरी को अब जो बेटी के माता पिता थे वो अपनी बेटी के घर जाते हैं, वहां दामाद होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ। तो दामाद कहता है कि 16 जनवरी को मेरे जो 2 बच्चे हैं वो दोनों अपनी बुआ के घर गए हुए थे और जो पत्नी है यानी आपकी बेटी वो मायके जाने की जिद कर रही थी। दरअसल वहां पर जो अपना मकर संक्रांति होता है वहां पोंगल के रूप में काफी बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, जहां लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और आपकी बेटी वही मायके जाने की जिद कर रही थी और मैं नहीं चाहता था कि वो मायके जाए, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे तो मेरा ध्यान कौन रखता, मैं अकेला हो जाता। इसलिए मैंने मना कर दिया और इसी मना करने में आपकी बेटी और मेरा झगड़ा हो गया और वो गुस्सा होकर घर से चली गई। और जब वो शाम तक घर नहीं आई तो मैंने अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड, जहां भी वो जा सकती थी मैंने हर जगह पूछा, लेकिन आपकी बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है। माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आया। वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर बताते हैं कि मेरी बेटी 16 जनवरी से लापता है, आप उसकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए और उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। अब पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन शुरुआती में पुलिस ने कुछ खास एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा उस केस में। उन्हें यही लगा था कि पति पत्नी का मामला है, शायद पत्नी कहीं झगड़ा करके गई है, अपने आप 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। और इस तरीके से 18 जनवरी का भी दिन निकल जाता है। अब आता है 19 जनवरी। अब माँ बाप पुलिस के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस यही कह रही थी कि हम अपने स्तर पर खोज कर रहे हैं, आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। इस तरीके से 20, 21, 22 जनवरी तक का वक्त निकल जाता है, यानी गुम हुए 5 से 6 दिन का वक्त निकल जाता है। और अब जो माँ बाप थे वो आक्रोशित हो चुके थे और पुलिस को कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब पुलिस माँ बाप के साथ उनकी बेटी के घर पहुंचती है, जहां पर जो उनका दामाद होता है, गुरु मूर्ति जिसका नाम होता है, उनसे सवाल जवाब करना शुरू करती है। कहती है कि तुम्हारा काम क्या है। तो बताते हैं कि मैं इंडियन आर्मी में 17 साल की जॉब कर चुका हूँ। 17 साल मैंने देश की सेवा की है, अलग अलग जगहों पर तैनात रहा हूँ और सन 2020 में नायब सूबेदार के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने DRDO में नौकरी भी कर ली है, जो कि भारत सरकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। और इस तरीके से जब पुलिस को ये पता चलता है कि आदमी इंडियन आर्मी का आदमी है, तब पुलिस की जो व्यवहार था वो थोड़ा और नरमी में बदल जाता है। वो पूछते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है। तो जो कहानी गुरु मूर्ति ने अपने सास ससुर को बताई थी वही सेम टू सेम कहानी वो पुलिस को भी बताता है। इस तरीके से वो दिन भी निकल जाता है। अब जब दूसरा दिन निकलता है, पत्नी का कोई अता पता नहीं था, तो पुलिस फिर से पति से पूछताछ शुरू करती है। लेकिन पुलिस को यहाँ शक तब होता है जब जो गुरु मूर्ति था वो एक दिन पहले जो पुलिस ने पूछताछ की थी उसमें कुछ और बयान उसने दिए थे, लेकिन आज जो पुलिस पूछ रही है उसमें उसका बयान कुछ और ही था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये व्यक्ति कुछ न कुछ छुपा जरूर रहा है, लेकिन पुलिस का शक होने के बावजूद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक इंडियन आर्मी का आदमी था, भारत सरकार की सेवा, हमारे देश की सेवा कर चुका था, एक रिस्पेक्टेड पर्सन था। इस तरीके से वो दिन भी निकलता है। लेकिन जब तीसरे दिन पूछताछ शुरू होती है तो बातों बातों में जब बातों का सिलसिला चल रहा था तो वो यही बताता है कि अपने बाथरूम लेकर जाता है पुलिस को और कहता है कि मेरी पत्नी पहले बाथरूम आई, बाथरूम से किचन गई, किचन से बाहर चली गई। अब जब पुलिस बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, बाहर चली गई मतलब कैसे, तब वो किचन में जाकर एक बहुत बड़ा सा कुकर रखा था वो दिखाता है। बोलता है बाथरूम से सीधे मेरी पत्नी इस कुकर में आई थी और कुकर से बाहर चली गई। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया था कहना क्या चाह रहा है। तब थोड़ा पुलिस सख्ती से पेश आती है और कहती है कि सच सच बताओ आखिर बात क्या है। तो ये पुलिस ये कुकर, किचन और ये बाथरूम का क्या माजरा है। तब वो कहता है, तब वो जो कहानी बयां करता है वो सच में सबके रोकटे खड़े कर देने वाली थी। दरअसल गुरु मूर्ति बताता है कि 16 जनवरी को सुबह मेरी पत्नी अपने मायके जाने की जिद कर रही थी और मैं उसको मना करता हूँ।
लेकिन वो मान नहीं रही थी और इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। जब झगड़ा शुरू हो गया, झगड़े में बात हाथापाई तक आ जाती है और मैं मेरी पत्नी को धक्का दे देता हूँ। अब धक्का देने के बाद पत्नी गिर जाती है, उसको कहीं लग जाती है और वहीं पे वो बेहोश अचेत अवस्था में पड़ी रहती है। मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि जो पत्नी है वो नाटक कर रही है और मैं बिना कुछ बोले, बिना उसको चेक किए देखे कुछ बोले वहां से निकल जाता हूँ। मैं 3 से 4 घंटे बाद घर वापस आता हूँ। तब भी मेरी पत्नी उसी अवस्था में पड़ी थी। तब भी मुझे यही लगा कि ये नाटक कर रही है और मैं फिर से दरवाजा बंद करके फिर वापस चला जाता हूँ और मैं 2-3 घंटे बाद फिर वापस आता हूँ। तब भी देखता हूँ कि पत्नी उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो गिरी थी, उसी अवस्था में पड़ी हुई है। अब मुझे थोड़ा शंका होती है तो मैं उसको सीधा करता हूँ, जाके पास में देखता हूँ तो पता चलता है कि उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी, उसकी सांस रुक चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। उस वक्त तो मेरे सामने बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन वो सोचता है कि अब हो गया जो हो गया, अब मैं क्या करूं। पहले तो ठंडे दिमाग से सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु मूर्ति कहता है कि कहीं ना कहीं मन ही मन में खुश भी था, क्योंकि मेरी और मेरी पत्नी का अक्सर झगड़ा होता रहता था। हम दोनों आपस में खुश नहीं थे, आए दिन हमारा झगड़ा होता ही रहता था और इस वजह से जब इसकी मौत हो जाती है तो मैं कहीं ना कहीं खुश भी होता हूँ कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। भले ही मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने जानबूझकर अपनी पत्नी को नहीं मारा था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो मर गई थी, मैं इस बात से खुश था। अब मैं सोचता हूँ ये मर तो गई है, इसको मैं बाहर लेकर जाऊंगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा और सब लोगों की नजर में यही लगेगा कि मैंने जानबूझकर अपनी पत्नी को मारा है। और तभी मैं थोड़ा शांति से बैठता हूँ, सोचता हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ कि ये बॉडी भी ठिकाने लग जाए और किसी को पता भी नहीं चले। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके गोश्त बना दूं और खिला दूं, नदी नाले में फेंक दूं, जहां से किसी को कभी कोई शिनाख्त ही नहीं मिली। और इस तरीके से मैं सोचकर अपनी पत्नी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसकी जो हड्डियां होती, पहले मैं उसको कुकर में उबालता हूँ। कुकर में उबालने के बाद जो उसका मीट होता है, जो उसका उबल जाता है जब शरीर, तो उसको मैं, जो मांस होता है उसको ग्राइंडर में पीस देता हूँ और जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों को पहले मूसल से मैं कूटता हूँ और उसके बाद उन हड्डियों को भी ग्राइंडर में पीस देता हूँ ताकि उसका पाउडर बन जाए। और इस तरीके से मैं ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 दिन तक करता हूँ और 3 से 4 दिन में मैं उसके पूरे शरीर का हिस्सा पीस कर, कूट कर और पूरा बॉईल करके ग्राइंडर में पीस करके तैयार कर देता हूँ। अब वो सिर्फ एक लिक्विड के फॉर्म में था। इस तरीके से अब जब ये सारा प्रोसेस मेरा हो जाता है तो अब मैं सोचता हूँ अब इसका क्या करूँ, तो उसको मैं एक पॉलीथीन में पैक करता हूँ और ले जाकर वहीं पास में एक काफी बड़ी झील थी, वहां जाकर उसके बीचों बीच जाकर, कि किसी को पता न चले, उसकी काफी गहराई तक मैं तैर कर जाता हूँ और वहां जाकर उसका जो पिसा हुआ सारा मांस था, हड्डियों का चूरा था, वहां पर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद घर में जहां भी जो निशान थे सब कुछ साफ कर देता हूँ। केमिकल यूट्यूब की सहायता से जो भी केमिकल मार्केट में मिलते हैं वो सर्च करके सब लाता हूँ और सब कुछ साफ सफाई कर देता हूँ। ये सुनने के बाद पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि एक देश की सेवा करने वाला इंसान अपनी पत्नी के साथ इतनी बर्बरता कैसे कर सकता है। अब पुलिस सबूत जुटाने में लग गई। पुलिस ने घर का एक एक कोना छान मारा, कुकर के सारे फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वाड बुलाया गया, कुकर का सैंपल लिया गया, सारी चीजें की गई, लेकिन पुलिस को इतना सा भी सबूत कहीं नहीं मिला। उस घर में किसी भी चीज में कहीं तक कोई अंश तक नहीं मिला। उसके बाद उसी व्यक्ति के बताए अनुसार उस झील में भी पुलिस जाती है, लेकिन उस झील में भी कहीं तक कोई शिनाख्त नहीं थी, क्योंकि एक तो वो लिक्विड फॉर्मूला पाउडर के रूप में उसने डाला था और वो जो झील थी काफी बड़ी झील थी, उसमें मछलियां वगैरह काफी मात्रा में होती हैं और हो सकता है वो जो उसने डाला था वो मछलियों ने खा लिया हो। और इस तरीके से
वो इंसान खुद कबूल कर रहा है कि मैंने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस के हाथ में कोई इतना सा भी सबूत नहीं था। फिलहाल तो पुलिस ने उसको जेल में रख रखा है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका कोर्ट में सुनवाई है, और कोर्ट की सुनवाई में अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो शायद वो व्यक्ति आसानी से जेल से रिहा भी हो जाए, क्योंकि पुलिस सिर्फ और सिर्फ सबूतों और गवाहों पे चलती है। सबूत नहीं है तो कुछ नहीं है। भले ही वो इंसान कह रहा कि मैंने मेरी पत्नी का मर्डर किया है, लेकिन अगर उसका सबूत पुलिस को नहीं दिया गया, कोर्ट को नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं होना। तो दोस्तों, इस तरीके से एक रिटायर्ड सूबेदार आदमी जिसने देश की सेवा की है, भारत सरकार के इतने इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी जो सोच थी अपनी पत्नी के लिए इतनी हैवान हो जाती है, और अपना हंसता खेलता परिवार वो अपने हाथों से बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।